मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो ट्रिप पर जा रही होती है, जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। उनके दो बच्चे भी होते हैं जिसका नाम मैडेक्स और ट्रेन होता है। वो लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और रिजॉर्ट के मैनेजर उनका वेलकम करता है और सबसे पहले उन्हें ड्रिंक पीने को दी जाती है। मैडेक्स और ट्रेन को एक लड़का मिलता है जिसका नाम इडलिप होता है। इडलिप उन्हें बताता है कि उसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। प्रिस्का और गाय आर्ग्यूइंग करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं और डिवोर्स से पहले वो एक लास्ट बार बच्चों के लिए एक फाइनल फैमिली वेकेशन बनाना चाहते हैं। प्रिस्का को स्टमक ट्यूमर भी होता है। इडली और ट्रेन मैसेज डिकोडिंग गेम खेलते हैं। वो लोग सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। फिर हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक औरत और एक आदमी को देखते हैं। वो औरत अपने कपड़े उतारकर पानी में तैरने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह हमें एक और फैमिली दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर सर्जन चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा और चार्ल्स की मदर एग्नेस होती है। प्रिस्का और गाय अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनके पास आता है। रिजॉर्ट का मैनेजर उनसे कहता है कि यहीं पास में उनका एक प्राइवेट बीच है और वो सिर्फ खास लोगों को उस बीच के बारे में बताता है। वो लोग बीच में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें एक और कपल दिखाते हैं जिनका नाम पेट्रिशिया और जेनिन होता है। पेट्रिशिया को बिरकी की बीमारी होती है। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद उस बीच पे जाने के लिए वैन में आकर बैठते हैं। वहाँ पर डॉक्टर की फैमिली भी आती है और वो लोग सब मिलके उस बीच पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वैन ड्राइवर उन्हें जंगल के अंदर बीच के पास छोड़ देता है और उन्हें बहुत सारा खाना देता है और उनसे कहता है कि वो ठीक 5 बजे उन्हें लेने आएगा और ये कहकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग उस बीच पर पहुँच जाते हैं और उन्हें उस बीच का नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैडस ट्रेन कारा बीच पर खेलने लगते हैं। तभी मैडस को कुछ ही दूर पर एक आदमी दिखाई देता है जो फेमस मिड रैपर सेडन होता है। मैडस उसकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो गाय से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन गाय उसे मना कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद मैडस कारा ट्रेन को बीच पर कई सामान पड़े मिलते हैं। मैडस प्रिस्का और गाय से कहती है कि यहाँ पर कोई अपना सामान भूल गया है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कोई भला अपना सामान यहाँ क्यों छोड़कर जाएगा। इसके बाद ट्रेन पानी के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी को देख के वो डर जाता है और पानी से बाहर निकल के आ जाता है। तभी वो सब मिलकर पानी में से उस लड़की की डेड बॉडी को निकालते हैं। तभी वहाँ पर मिड रेपर भी आ जाता है। सभी लोगों को लगता है कि सेडन ने ही अपनी फ्रेंड को मारकर पानी में फेंक दिया होगा, लेकिन सेडन कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो लोग उस लड़की की डेड बॉडी को कवर कर देते हैं। सेडन की नाक में से खून निकल रहा होता है, जिसे देख के चार्ल्स को सेडन पर शक होता है कि उसी ने उस लड़की को मारा होगा और उस लड़की ने अपने बचाव के लिए सेडन की नोज पर वार किया होगा। चार्ल्स रिजॉर्ट में कॉल लगाने की सोचता है, लेकिन उनके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं होते हैं। उसी बीच वहाँ पे जेरिन और पीट्रिशा भी आते हैं। तभी क्रिस्टल अपने हस्बैंड चार्ल्स को बुलाती है और उससे कहती है कि उसकी माँ को कुछ हो रहा है। तभी जेरिन सारी बातें सुनकर बाहर जाके रिजॉर्ट वालों से कांटेक्ट करने की सोचता है और वो जैसे ही चट्टानों के अंदर जाता है उसके सर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है और वो लड़खड़ाता हुआ बाहर बीच पर आके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब जेरिन को होश आता है तो वो अपने आप को बीच पर पाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाती, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जेरिन और पेट्रिशिया दोनों बैठकर मैडेक्स और ट्रेन से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिस्का अपने दोनों बच्चों को पूछती हुई उनके पास आती है। प्रिस्का जेरिन और पेट्रिशिया से पूछती है क्या उन्होंने उसके दोनों बच्चों को देखा है। तभी जेरिन और पेट्रिशिया उससे कहते हैं कि जो उनके सामने बैठे हैं क्या वो उसके बच्चे नहीं हैं। तभी प्रिस्का उनकी तरफ को देखने लगती है और हैरान हो जाती है। तभी ट्रेन प्रिस्का को मोम बोल के गले लगा लेता है। प्रिस्का और गाय हैरान हो जाते हैं कि उनके बच्चे कुछ ही घंटों में इतने बड़े कैसे हो गए हैं। मैडिस और ट्रेन अब एक टीनेजर है, लेकिन उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सब देखकर सेडन भी वहाँ से भागने की सोचता है। चार्ल्स भी उसके पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाते ही उन दोनों के सर में हेडेक होने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों दोबारा अपने आप को बीच में ही पाते हैं। सब लोग मिलकर सोचने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों। वो लोग प्लान बनाते हैं और वो सब साथ में मिलकर चट्टान के अंदर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो सब अपने आप को उसी बीच पर फिर पाते हैं। चार्ल्स को सेडन पर शक होता है और वो गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। चार्ल्स बताता है कि उसे ऐसा लगा कि सेडन उस पर हमला करने वाला है, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उस पर चाकू से वार किया। तभी जेरन सेडन को घाव दिखाने को कहता है।
जैसे ही सेडन अपने चेहरे पे से हाथ हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका घाव अब पूरी तरह से भर चुका है और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सेडन उन्हें सारी बातें बताता है कि वो और उसकी फ्रेंड यहाँ पर वेकेशन बनाने के लिए आए थे और वो जब स्विमिंग करने के लिए पानी के अंदर गई थी तो वो अचानक से गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद जेरिन बताता है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन्हें स्विमिंग करके रिजॉर्ट वाले बीच पर पहुंचना होगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक प्रिस्का के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। प्रिस्का के पेट में जो ट्यूमर है वो क्रिकेट बॉल के साइज जितना बड़ा हो चुका था। चार्ल्स अपनी सर्जिकल नाइफ से प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन उसका कट एकदम से हिल हो जाता है। चार्ल्स दोबारा से कट लगाता है, लेकिन इस बार वो लोग अपने हाथ की मदद से कट को खींच के खुला रखते हैं, जिसकी वजह से वो कट जल्दी से हिल नहीं हो पाता। चार्ल्स प्रिस्का के पेट में से ट्यूमर को बाहर निकालता है, जो अब लगभग एक खरबूजे के साइज जितना बड़ा हो चुका था। ट्यूमर निकालने के बाद कट फिर से फौरन हील हो जाता है। प्रिस्का को होश आ जाता है और वो पहले से बेटर फील करती है। इसके बाद सेडन अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी के पास जाता है और बॉडी पे से कपड़ा हटा देता है, लेकिन वहाँ बॉडी की जगह स्केलेटन पड़ा होता है। स्केलेटन को देखकर प्रिस्का बताती है कि मांस को गलने के लिए 7 साल का वक्त लगता है, लेकिन उन्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही घंटे हुए थे। इसका मतलब उन्हें यहाँ रहते हुए 7 साल बीत चुके थे। वो लोग समझ जाते हैं कि इस बीच पर टाइम का कुछ तो चक्कर है। उस बीच पर बिताया हुआ हर आधा घंटा 1 साल के बराबर था। शायद इस बीच की ग्रेविटी में कोई प्रॉब्लम थी या फिर केमिकल, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था और इसी वजह से बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ रही थी और बाकी सबकी उम्र भी। उनके बालों और नाखून पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बालों और नाखून में डेड सेल होते हैं और इसी वजह से उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन उनके लिविंग सेल पर पड़ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। तभी प्रिस्का बोलती है कि ट्रेन और कारा कहाँ है। उसी वक्त ट्रेन में से कारा और ट्रेन बाहर निकल के आते हैं और उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। एक्चुअली कारा प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जेरन सभी से कहता है कि उन्हें कारा की डिलीवरी की तैयारी करनी होगी। अचानक से कारा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। कारा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन गुजरते वक्त की वजह से इतना छोटा बच्चा नहीं बच सका, जिसकी वजह से वो बच्चा 1 मिनट के बाद मर जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चार्ल्स की हालत खराब हो रही थी। वो पागलों के जैसा बिहेव कर रहा था। वो लोग सभी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। तभी सभी को अचानक से पेट्रिशिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। पेट्रिशिया की आवाज़ सुनकर सभी भागते हैं और वो लोग देखते हैं कि चार्ल्स सेडन को चाकू से मार रहा था। वो लोग सेडन को बचाने के लिए उसके पास भागते हैं, लेकिन जब तक वो उसके पास आते हैं, चार्ल्स सेडन को जान से मार चुका था। सभी लोग चार्ल्स से डरने लगते हैं। गाय हिम्मत करके चार्ल्स से चाकू ले लेता है ताकि वो अब किसी और को चोट ना पहुंचा सके। जेरन डिसाइड करता है कि वो तैर कर रिजॉर्ट जाने की कोशिश करेगा ताकि वो सब बच सके। स्पेशली जेरन पेट्रिशिया के लिए ये सब करने की सोचता है, क्योंकि अभी तक पेट्रिशिया को दौरा नहीं पड़ा था, लेकिन उसे मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए वो रिस्क लेकर रिजॉर्ट जाने की सोचता है। जेरिन बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा पेट्रिशिया को अभी तक दौरे क्यों नहीं पड़े। पेट्रिशिया बोलती है कि शायद इस बीज की वजह से उसके शरीर में कुछ हो रहा है। जेरिन कहता है कि वो दूसरे बीच तक जाएगा और मदद लेकर आएगा। ये बोलकर जेरिन दूसरे बीच पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो सब मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी गाय बोलता है कि यहाँ आने वाला हर फैमिली मेम्बर में कोई न कोई बीमार है। प्रिस्का को ट्यूमर की बीमारी, पेट्रिशिया को एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है और चार्ल्स को मानसिक बीमारी है और सेडन को भी ब्लड क्लॉटिंग थी और उसके साथ जो लड़की आई थी उसे भी बीमारी थी। गाय बताता है कि रिजॉर्ट वालों को उनकी बीमारियों के बारे में पहले से ही पता था। सारी फैमिली मेंबर के पासपोर्ट भी रिजॉर्ट वालों के पास ही होते हैं और उन्हें उनके घर से लेकर रिजॉर्ट तक रिजॉर्ट वालों ने अपनी ही कार और प्लेन भेजा था, ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि वो लोग कभी अपने घर से निकले ही नहीं और वो लोग कभी इस रिजॉर्ट में आए ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैडेक्स पानी में जाती है। तभी उसे जेरिन की बॉडी पानी में तैरती हुई नजर आती है। ये देखकर मैडेक्स डर जाती है और चिल्ला के पानी से बाहर आ जाती है। वो लोग मिलकर जेरिन की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जेरिन भी अब मर चुका है। इसका मतलब ये था कि वो लोग तैरकर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद कारा वहाँ से बचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। टेन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कारा उसकी नहीं सुनती और ऊपर चढ़ती रहती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर कारा ऊपर चढ़ गई तो वो सब वहाँ से बच सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद कारा को हेडेक होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने की वजह से वो ऊपर से गिर जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद कारा की मौत हो जाती है। इसके बाद पेट्रिशिया की भी तबीयत खराब होने लगती है। उसे अचानक से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं
और उसकी वहीं मौत हो जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। क्रिस्टल जो बहुत खूबसूरत थी अब वो बदसूरत बन चुकी थी। गाय को भी अब आंखों से धुल्ला दिखने लगा था और प्रिस्का एक कान से बहरी हो चुकी थी। लेकिन उन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मैडेक्स ट्रेन कागज़ ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए आग जला पाए। तभी उन्हें वहाँ एक डायरी मिलती है जो शायद उनसे पहले जो इस बीच पर आए होंगे उसकी होगी। मैडेक्स और ट्रेन को इस डायरी में बहुत सारे लोगों के नाम और उनकी डिटेल मिलती है जो शायद इसी बीच पर उस आदमी के साथ आए होंगे जिसकी ये डायरी है। तभी ट्रेन की नज़र दूर पहाड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ कुछ चमक रहा होता है। ट्रेन कहता है कि ज़रूर ये कैमरा है और कोई उन पर नज़र रख रहा है। दूसरी तरफ चार्ल्स चाकू उठाकर गाय पर हमला करने लगता है। चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो लगातार गाय पर चाकू से वार करता रहता है। प्रिस्का गाय को बचाने के लिए बीच में आती है लेकिन चार्ल्स उसे भी चाकू से मारने लगता है। प्रिस्का अपने बच्चों के पास आती है और उन्हें कहती है कि वो किसी सेफ जगह पर छुप जाए। मैडेक्स और ट्रेन एक चट्टान में जाके छुप जाते हैं। तभी उन्हें किसी की वहाँ रोने की आवाज़ आती है। ट्रेन माचिस जला के देखता है तो सामने क्रिस्टल खड़ी होती है। क्रिस्टल को कैल्शियम की बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। मैडेक्स ट्रेन उसको देखकर डर जाते हैं और एक केव में जाकर छुप जाते हैं। क्रिस्टल उनके पास जाने की कोशिश करती है। क्रिस्टल ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो जैसे जैसे उनके पास आती है उसकी हड्डियाँ एक एक करके टूटने लगती है और साथ ही जुड़ने भी लगती है, लेकिन अजीब तरह से। इसी बीच क्रिस्टल की मौत हो जाती है। प्रिस्का रस्टेड नाइफ से चार्ल्स पर हमला कर देती है। रस्टेड नाइफ की वजह से उसके ब्लड में पॉइजन मिल जाता है जिसकी वजह से उसकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मैडेक्स और ट्रेन भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाय और प्रिस्का और भी बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैडेक्स अपनी माँ को गाना सुनाती है और वो चारों साथ में वहीं बैठे होते हैं। तभी गाय नीचे गिर जाता है और प्रिस्का उठ कर पानी की तरफ जाने लगती है और तभी अचानक से नीचे गिर जाती है। प्रिस्का और गाय पीसफुली एक एक करके मर जाते हैं और अब सिर्फ मैडेक्स और ट्रेन ही बचते हैं उस बीच पर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ट्रेन और मैडेक्स को देखते हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी थी। उनके पास सिर्फ 13 ही घंटे बचे थे। वो लोग सैंड कैसल यानी रेत का महल बनाने लगते हैं। फिजिकली चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो लेकिन मेंटली वो अभी भी बच्चे थे। तभी ट्रेन को याद आता है कि इडलिब ने उसे एक मैसेज डिकोड करने के लिए दिया था लेकिन उसने अभी तक उस मैसेज को डिकोड नहीं किया था। मैडेक्स ट्रेन से इडलिब का मैसेज को डिकोड करने को कहती है। ट्रेन मैसेज को डिकोड करता है और वो देखता है कि इडलिब ने उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था माई अंकल डजंट लाइक दी कोरल, यानी मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। मैडेक्स और ट्रेन सोचते हैं कि ज़रूर इडलिब ने अपने अंकल को बात करते हुए सुन लिया होगा। उसे ज़रूर लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने ट्रेन की मदद करने के लिए वो सीक्रेट नोट दिया था। ट्रेन बताता है कि शायद कोरल की मदद से वो चट्टानों के असर से बच सकते हैं। ट्रेन और मैडेक्स कोरल रीफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग अंडर वाटर जाकर कोरल को पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी मैडेक्स के कपड़े कहीं पर अटक जाते हैं। ट्रेन मैडेक्स के कपड़े निकालने की कोशिश करता है। अंडर वाटर ज़्यादा समय रहने की वजह से उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर से पहाड़ों के ऊपर से उन पर नज़र रख रहा होता है। वो आदमी और कोई नहीं रिजॉर्ट का ड्राइवर था जिसने उन लोगों को इस बीच पर छोड़ा था। वो ड्राइवर चारों तरफ कैमरे लगाकर उन सब पर नज़र रख रहा था। वो ड्राइवर किसी को फ़ोन पर कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सारे लोग मर चुके हैं और वो डाटा लेकर बेस पर आ रहा है। वो ड्राइवर एक लैब में आता है जो रिसर्च लैब होती है। तभी वहाँ पर रिजॉर्ट मैनेजर आता है जो सभी साइंटिस्ट को बधाई देता है। आज उनका 73 एक्सपेरिमेंट था और आज फाइनली उन्हें एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवाई मिल गई। उस बीच पर पेट्रिशा को 8 घंटे 17 मिनट तक कोई धोना नहीं पड़ा, मतलब 16 साल तक ये दवाई काम कर सकती है। उस बीच पर वक्त जल्दी से बीतता है। बीच की चट्टानों पर कुछ अलग से मिनरल होते हैं जिसकी वजह से वहाँ टाइम जल्दी बीतता है। रेजॉर्ट वाले अपने गेस्ट को उनकी ड्रिंक में दवाई मिलाकर उस बीच पर भेजते हैं ताकि उन्हें सालों का इंतज़ार ना करना पड़े और कम वक्त में उन्हें पता चल सके कि उनकी दवाई काम कर रही है या नहीं और दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी रिजॉर्ट में होता है। तभी उसे कोई किताब देता है और ये वही किताब होती है जो मैडेक्स और ट्रेन को मिली थी। तभी वहाँ पर एक और गेस्ट आते हैं और हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर उनका वेलकम करता है और मैड्रिड उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है। तभी किसी के टकराने से ड्रिंक के गिलासेस गिर जाते हैं
और मेडिट कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरे लेकर आती हूँ। तभी हमें मैडेक्स और ट्रेन की आवाज़ आती है। ड्रिंक उन्होंने ही जानबूझकर गिराई थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को यकीन नहीं होता है। वो चेक कराता है, जिसे उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि इस डायरी में जिसके नाम और उनके पते के बारे में लिखा है वो सभी एक साथ गायब है। ट्रेन और मैडेक्स सभी को उस बीच के बारे में बताने लगते हैं और इडलिप के पास जाके उसे उसका सीक्रेट मैसेज दिखाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब मैडेक्स के कपड़े पानी में किसी चीज़ में अटक गए थे। ट्रेन अपनी पूरी कोशिश करके मैडेक्स के कपड़े बाहर निकालता है और वो लोग बड़ी मुश्किलों से फाइनली उस बीच से बहुत दूर आ जाते हैं और उस बीच से बच जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि उन लोगों ने सभी को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ऑफिसर ट्रेन और मैडेक्स को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए लेकर जाता है, जहां उनकी आंटी उनका इंतज़ार कर रही होती है। और इसी के साथ मूवी का यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ओल्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।